हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहिब आज आपके सामने एक और नई मूवी लेकर हाजिर है। दोस्तों, आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो। ठीक उसी तरह दोस्तों, इस मूवी को भी एक नॉर्मल मूवी समझने की गलती मत करो। ये मूवी आपके नॉलेज की, तर्क शक्ति की और बुद्धि की एक अच्छी खासी परीक्षा लेती है। ये मूवी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि यह कैसे हो सकता है। तो मूवी की शुरुआत एक कोर्ट से होती है, जो कि ये रहा। फिर एक कार कहीं जाती हुई दिखाई जाती है। वो कार एक सफेद घर के पास आकर रुकती है। उस घर में एक छोटी सी लड़की है। वो लड़की उस कार को देखकर और अपना कैमरा लेकर उस घर से बाहर आती है। वो कार की तरफ आती है कि तभी उसे एक आवाज आती है और वो उस ओर चली जाती है। वो लड़की इधर उधर देखने लगती है कि तभी अचानक से उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है। ये पूरा सीन इस मूवी का इंट्रो होता है। इंट्रो के बाद हमें ली हारकर दिखाई जाती है, जो एक मीटिंग में है। ये मीटिंग FBI एजेंसी की होती है, जिसमें एक हत्यारों को पकड़ने की बात हो रही है, जिसने तकरीबन 30 सालों में 10 परिवारों को मौत के घाट उतार दिया। मीटिंग खत्म होती है। कार से ली और उसका साथी एक एरिया में आते हैं रूटीन इंक्वायरी करने के लिए। फिनिक्स कार से उतर कर इंक्वायरी करने के लिए चला जाता है। ली कार में ही होती है कि तभी उसे कुछ फील होता है। वो कार से बाहर आकर एक घर को देखने लगती है। तब तक फिनिक्स भी उसके पास आ जाता है। ली उससे कहती है वो आदमी इसी घर में है, हमें अपनी टीम बुलानी चाहिए। पर फिनिक्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, पर वो उसके डाउट को क्लियर करने के लिए उस घर की इंक्वायरी करने जाता है। ली उसके पीछे आती है। जैसे ही फिनिक्स डोर पर नॉक करता है कि तभी उसे गन से कोई शूट कर देता है। ली की बात मान लेता तो शायद बच जाता। ली गन की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वो हाँफने लगती है, पर फिर भी ली घर के अंदर आती है। वो डरपोक नहीं है। ली घर में उस आदमी को खोजने लगती है। वो सीढ़ियों से ऊपर आती है और वो आदमी उसे मिल जाता है। एक्चुअली आदमी हत्यारा नहीं है, बल्कि वो उस 10वें परिवार का बचा हुआ एकमात्र विक्टिम है, जिसने अपने हाथों से अपने पूरे परिवार को मार दिया। पर फिर भी वो हत्यारा नहीं है। अब ली का साथी तो मर चुका है, तो इसलिए उसे दूसरी टीम में भेजने के लिए उसकी एक छोटी सी परीक्षा ली जाती है और उस परीक्षा के रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसे अपनी टीम मिलती है, जिसमें एजेंट कार्टर और एजेंट ब्राउनिंग शामिल है। ये तीनों एक घर को देख रहे हैं, जिसमें एक पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। एजेंट कार्टर कहता है इस घर में 4 लोगों की हत्याएं हुई। नहीं, 4 नहीं, 3 लोगों की। फादर ने पहले यही कोई चाकू के 61 वारों से अपनी पत्नी को मारा, फिर अपने दोनों बच्चों को मारा और आखिर में उसने खुद को मार दिया। फिर ली पूछती है हम इन्हें हत्याएं क्यों कहते हैं? तो कार्टर कहता है पिछले 30 सालों में 10 परिवारों की ऐसी हत्याएं हुई और हमें हर एक हत्या में एक लेटर मिला। ऐसे ही हमें टोटल 10 लेटर मिले, जिसमें कोडित तरीके से कुछ लिखा होता है। प्रत्येक लेटर के अंत में एक नाम होता है, लॉन्ग लेग्स, और अब हमारा काम लंबी टांगों को पकड़ना है। कार्टर ली को ऑफिस में लाता है और केस से रिलेटेड अपनी रिसर्च ली को बताता है। ली उस रिसर्च को देखने लगती है कि तभी कार्टर उससे पूछता है अच्छा तो ली ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी उस घर में था? तो ली कहती है इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, किसी ने मुझसे कहा कि उस ओर देखो, वो वहाँ पर है। तो कार्टर कहता है ओ इंटरेस्टिंग, खैर तुम्हें कुछ पूछना है? तो ली कहती है इन परिवारों में कोई कॉमन फैक्टर? तो कार्टर कहता है अच्छा सवाल है। हाँ, इन परिवारों में जितनी भी बेटियां थी उनका जन्मदिन किसी भी महीने की 14 तारीख को पड़ता था। अच्छा ठीक है, तुम इस पूरे केस की स्टडी अच्छे से कर लो, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, ओके? और ली अपने काम पर लग जाती है और इसी दरमियान हमें पेपर कटिंग के द्वारा ऑटोप्सी रिपोर्ट के थ्रू और कुछ वॉइस और कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए हमें केस से रिलेटेड जानकारियां दी जाती है। यहाँ पर एक और कॉमन बात है कि फादर सबसे पहले अपने पूरे परिवार को मार देता है और आखिर में वो खुद आत्महत्या कर लेता है। कार्टर ली के पास आता है और कहता है ओ लगता है कि तुम्हारी केस स्टडी पूरी हो गई, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है? तो ली कहती है घर के सभी लोगों को घर के ही किसी हथियारों से मारा गया, जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, शॉटगन। घर वालों के अलावा ना कोई DNA और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स, और इस बात का भी कोई भौतिक सबूत नहीं है कि हत्याओं के समय हत्यारा वहाँ पर मौजूद था। अगर हमें वो लेटर नहीं मिलते तो शायद हम इन हत्याओं को आत्महत्याएं समझते। तो कार्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है लंबी टांगे किस तरीके से हत्या करता होगा? ली हो सकता है परिवारों से किसी तरीके से कांटेक्ट करके बताता होगा कि उन्हें क्या करना है। शायद इस काम में कोई उसकी मदद करता हो, शायद उसका कोई साथी हो। कार्टर हो टाइम काफी हो चुका है, हमें घर जाना चाहिए। ली पर गाड़ी में चलाऊंगी क्योंकि कार्टर ने काफी ड्रिंक कर ली है। ली कार्टर को उसके घर
बुलाती है तो बदले में कार्टर उसे अपने परिवार से मिलाता है, जिसमें आना है जो कि उसकी वाइफ है, रूबी जो कि उसकी डॉटर है। रूबी ली को अपना रूम दिखाती है। ली का बैठने का तरीका अच्छा है ना। एक्चुअली ली इंट्रोवर्ट है, उसे काम पूर्ति बात करना अच्छा लगता है। तभी आना आती है। रूबी अपनी मोम से पूछती है कि हम ली को मेरी बर्थडे पार्टी में बुला सकते हैं, तो आना कहती है क्यों नहीं, अगर ली चाहे तो आ सकती है। खैर ली अपने घर आ जाती है। उसे फील होता है कि उसे कोई देख रहा है, पर वो इस बात को इग्नोर करते हुए घर में आती है। मुझे ने इस मूवी की लाइटिंग काफी अच्छी लगी और इस लाइटिंग में तो ली का घर और भी अच्छा लग रहा है। ली अपनी मोम से बात कर रही है कि तभी उसके डोर पर कोई जोर से नॉक करता है। ली फोन काट कर और गन लेकर डोर के पास आती है। वो हेलो बोलती है पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता। ली घर के पीछे वाली लाइट चालू करती है। उसे विंडो के बाहर कोई तो दिखता है, शायद किसी की शैडो। वो घर से बाहर आकर उस शैडो को देखने आती है। ली काफी हेवी ब्रीदिंग कर रही है पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, पर हमें और ली को ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई है। ली घर के अंदर आती है पर तब तक वो जो कोई भी था वो वहाँ से जा चुका होता है, पर उसने एक लेटर ली के लिए छोड़ा है जिसके ऊपर लिखा है कि इसे 14 जनवरी से पहले ओपन ना करे। 14 जनवरी इसी तारीख को तो ली का जन्मदिन है। खैर ली उस लेटर को ओपन करती है। उसे उस लेटर में कार्टून फोटो जिसमें 9 लिखा है कोडित तरीके से लिखा हुआ, शायद कोई स्पेशल मैसेज। और हाँ, बाकी के लेटर से की तरह उसमें एक लेटर भी है जिसके अंत में लॉन्ग लेग से लिखा है पर स्याही मिट रही है। इसका मतलब ये लेटर 10-15 मिनट पहले ही लिखा गया। ली उस लेटर को डिकोड करने में लग जाती है। तभी उसे उसकी मोम का फोन आता है पर वो फोन अटेंड नहीं करती। ली लेटर को डिकोड कर लेती है जो कि एक धमकी है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। तभी फोन रिंग करता है। फोन कार्टर का था। बात यह है कि एक और परिवार की हत्या हो गई। बाकी हत्याओं की तरह इस हत्या में भी उन्हें एक लेटर मिला। पहले फादर ने सभी को मार दिया और फिर आत्महत्या कर ली। इस घटना को तकरीबन 2 से 3 महीने बीत चुके हैं। वो तो लाशों के सड़ने के कारण एक बदबू उत्पन्न हुई जिसे सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया और तब हमें पता चला। ली अपनी मोम से बात कर रही है। उसकी मोम पूछती है क्या तुम अपने जन्मदिन पर अपने घर पर आओगी, तो ली कहती है मोम मैं कोशिश करूंगी। ली फिर से अपने काम पर लग जाती है। वो केस को बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करती है। उसे हर वक्त ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। हम यहाँ पर 11 केसों की लिस्ट देख सकते हैं जो 1966 से शुरू होकर 1992 में खत्म हो रही है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि इस मूवी का टाइम पीरियड 90s का है। और हाँ, कभी एक ही महीने में 2 हत्याएं भी हुई है, तो एक महीने में एक हत्या वाला कंसेप्ट फिट नहीं बैठ रहा। ली एक बुक का सारा लेकर जुलाई से दिसंबर तक की हत्याओं का एक ट्रायंगल बनाती है। खैर ली इसके बारे में कार्टर से डिस्कस करती है। वो कहती है पहली हत्या 14 जुलाई 1966 को होती है, यानी कि जन्मदिन पर। फिर इसके बाद जितनी भी हत्याएं हुई वो 14 तारीख के 6 दिन पहले या उस तारीख के 6 दिन बाद के बीच में हुई। हमें जुलाई से दिसंबर तक के हत्याओं के बीच में एक ट्रायंगल दिखता है। तो कार्टर पूछता है मतलब, तो ली कहती है मतलब कि ट्रायंगल की लाइन जिन जिन तारीखों से होकर गुजरी है उन सभी तारीखों को हत्याएं हुई है, पर उस ट्रायंगल में एक ऐसी तारीख भी है जिसमें अभी तक हत्या नहीं हुई और वो तारीख 13 है। कार्टर पूछता है किस महीने की, तो ली कहती है बताना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ आज से 3 दिन बाद एक और 13 तारीख आ रही है। कार्टर तुम्हें कैमरा परिवार हत्याकांड याद है? कार्टर हाँ याद है, जो 8 मार्च 1975 को हुआ था जिसमें कैरी एनी का फादर उसकी मोम को और पादरी को मार देता है। ली कहती है हाँ वही केस। 8 मार्च 1975 को कैमरा परिवार का फादर उनसे मिलने फार्म हाउस पर आता है, पर उसी दिन केनी एरी का फादर उसकी मोम को उस पादरी को कुल्हाड़ी से मार देता है और फिर खुद मर जाता है। पर कैरी एनी कांड में बच जाती है क्योंकि वो उस समय स्कूल गई होती है। कैरी एनी का जन्मदिन कब आता है तुम्हें पता है? 14 मार्च, यानी कि जन्मदिन के ठीक 6 दिन पहले यह हत्याकांड होता है। और हाँ, कैमरा परिवार हत्याकांड में जो लेटर मिला है उसमें क्रॉस चिन्ह को काफी हाईलाइट किया गया है। ओके, तो इन्हें 2 लीड से मिली है। पहली लीड एनी कैरी की है जो जिंदा है पर वो पागल खाने में है, और दूसरी लीड क्रॉस चिन्ह की। वैसे आपको हमारे वीडियो के नीचे लाइक, शेयर और कमेंट के चिन्ह मिलेंगे तो कृपया उनका इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाले चिन्ह को दबाइए, यह आपका परम कर्तव्य है। मुझे इस वीडियो से केवल 5 सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज कर दो यार। बैक टू द मूवी। ली और कार्टर कैमरा फार्म
हाउस पर आते हैं क्रॉस चिन्ह को ढूंढने। उन्हें वो चिन्ह मिल जाता है। वो उस चिन्ह का पीछा करते हुए एक जगह पर आते हैं। उन्हें फर्नीचर पर भी एक क्रॉस दिखता है। कार्टर उस जगह से जब फर्नीचर को हटाता है तो उन्हें वहाँ पर एक गुड़िया मिलती है। उस गुड़िया को देख कर ली को कुछ होने लगता है। गुड़िया एक्सपर्ट उस गुड़िया के बारे में बताता है कि जिस किसी ने भी इसे बनाया है वो अपने काम में माहिर है, वह अद्भुत है, वो हाथों का जादूगर है। इसके सिर पर जो बाल है वो इंसानी बाल है। कार्टर उससे उस बोल के बारे में पूछता है जो उसके सिर से निकली है। तो एक्सपर्ट कहता है आप इसे गुड़िया का ब्रेन मान सकते हो जो अंदर से खोखला है। हाँ, पर इससे एक संगीत बाहर निकलता है, सुनो। उस संगीत को सुनकर फिर से ली को कुछ होने लगता है। हमें उस गुड़िया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो गुड़िया उस बूढ़े आदमी ने बनाई है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। बूढ़ा आदमी उसे केरी एनी कहकर बुला रहा है। तो क्या यही आदमी लॉन्ग लेग्स है? वो आदमी गुड़िया पर काला लिबास डाल देता है। आईने में देखो, सीन ली पर आता है। ली के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये दोनों केरी एनी के डॉक्टर से बात करते हुए दिखाए जाते हैं। वो डॉक्टर कहता है मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पर हूँ, पर इन 8 सालों में केरी एनी बिल्कुल एक पत्थर की तरह थी कि तभी अचानक कल उससे कोई मिलने आया और वो उस स्ट्रेंजर से मिलने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे उसे कुछ कभी हुआ ही ना हो। कार्टर पूछता है क्या आपने उसे देखा? तो डॉक्टर कहता है नहीं, उस समय मैं यहाँ पर नहीं था। जब ली विजिटर रजिस्टर चेक करती है तो उसे रजिस्टर में अपना नाम मिलता है। इंटरेस्टिंग। खैर, हमें केरी एनी दिखाई जाती है। ली उससे बात करती है। वो कहती है तुम्हें कुछ याद है? तो केरी एनी कहती है ऐसा लगता है मैं एक लंबी नींद से जागी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। तो ली कहती है तुम्हें सोने से पहले का कुछ याद है? ये सुनकर केरी एनी कहती है हाँ याद है, मैं रोज की तरह स्कूल चली गई। मेरा एक नया दोस्त मेरे घर में था जो मुझे गिफ्ट में मिला था। मेरी मोम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, वो मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मेरा जन्म सही तरीके से नहीं हुआ था। मैंने जन्म के समय माँ की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। वो मुझे मारना चाहती थी। पापा अच्छे थे, वो मुझसे प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने पहले पादरी को मारा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर मोम को मारा। इस पूरे कांड के दौरान एक संगीत चलता है जो उस गुड़िया से बाहर आ रहा था। केरी एनी ली से कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है? तो ली कहती है नहीं, हम कभी नहीं मिले। ली उससे स्ट्रेंजर के बारे में पूछती है तो केरी एनी का जवाब बड़ा ही अजीब होता है। वो कहती है वो मेरा स्वामी है, वो जो मुझे कहेगा वो मैं करूंगी। वो अगर तुम्हें मारने को कहेगा तो मैं तुम्हें मार भी दूंगी। हमें लॉन्ग लेग से दिखाया जाता है। ये कोई धार्मिक व्यक्ति तो नहीं है, वो कुछ तो देख रहा है, पर क्या? सीन कार्टर पर आता है। वो कहता है ली मैंने तुम्हारी फाइल दोबारा पढ़ी और मुझे क्या पता चला। 13 जनवरी 1974 को तुम्हारी मोम ने एक पुलिस रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने कहा कि एक लंबा पीला सा बूढ़ा आदमी उनके घर में घुस आया। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है? तुम्हें पता है तुम्हारा जन्मदिन कब है? 14 जनवरी। ली अपने घर जाओ और अपनी मोम से 13 जनवरी 1974 को यानी कि तुम्हारे 90वें जन्मदिन पर क्या हुआ था उसके बारे में पूछो और मुझे बताओ। ली अपने घर पर आती है। हमें 2 कारें दिखाई जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली। ली अपनी मोम के पास आती है। जितनी अजीब ली है उससे कई अजीब उसकी मोम है। उसकी मोम उसे अभी भी 10 साल की एक छोटी सी बच्ची मानती है। जब ली अपनी मोम से 90वें जन्मदिन के बारे में पूछती है तो उसकी मोम उसे कुछ नहीं बताती। वो आगे कहती है तुम बड़ी हुई नहीं हो, तुम्हें बड़ी होने दिया गया है। तुम मेरे लिए केवल मेरी बच्ची हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे कमरे में रखवा दिया। तुम्हें सारी चीजें वहीं मिलेगी। ली अपने रूम में आती है और बेड पर बैठकर अपने रूम को देखने लगती है कि तभी उसे कुछ याद आता है कि उसने एक बड़े बॉक्स में एक छोटा बॉक्स रखा था। ली उस छोटे बॉक्स को ओपन करती है। उसे उसमें कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं। ली उन फोटोज को देखने लगती है कि तभी उसे लॉन्ग लेग्स की फोटो मिलती है। ओके, तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो छोटी लड़की देखी थी वो और कोई नहीं ली थी। ली ने उसकी एक फोटो भी ली थी। तभी वहाँ पर उसकी मोम आती है और लॉन्ग लेग से कहती है तुम कौन और तुम मेरी बेटी से बात क्यों कर रहे हो? ली कार्टर के पास आती है। वो उसे लॉन्ग लेग्स की फोटो देती है और सिन लॉन्ग लेग्स पर आता है जो अपना बैग पैक करके कहीं जा रहा है कि तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। ये इतनी आसानी से क्यों पकड़ा गया? वेल, लॉन्ग लेग्स अपना नाम डेल फ्राडिनेट कोबले बताता है। वो कहता है मैं ली हरकर से कब मिलूंगा, उसका जन्मदिन आने वाला है, मुझे उसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाना है। हैप्पी बर्थडे टू यू ली।
ली ये सब देख रही है। तभी एजेंट ब्राउनिंग लॉन्ग लेग्स की वीडियो बंद कर देती है। कार्टर ली और ब्राउनिंग को छोड़कर सभी को बाहर भेज देता है। तो स्थिति ऐसी है कि उनके हाथों में हत्यारा तो लग गया, पर वो हत्यारा है इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। ब्राउनिंग कहती है वो निसंदेह शैतान की पूजा करता है, पर इससे वो हत्यारा साबित नहीं होता। तभी ली यहाँ पर एक पोएम बोलती है जो कि लॉन्ग लेग्स ने उसे भेजी थी, जो कि इस तरह है। मैं समुद्र की रेत पर खड़ी और मैंने समुद्र से एक राक्षस को बाहर आते हुए देखा जिसके 7 सिर और 10 सींग है। उसके हर एक सींग पर एक मुकुट है और उसके 7 सिरों के साथ निंदनीय नाम है। ली कहती है कहने की बात यह है कि उसका कोई एक साथी है, हमें उसे ढूंढना होगा, मुझे लॉन्ग लेग्स से बात करनी है। ली लॉन्ग लेग्स के पास आती है। लॉन्ग लेग्स उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। लॉन्ग लेग्स और ली ने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, पर वो टाइम या मेमोरी सिर्फ लॉन्ग लेग्स को याद है, ली को नहीं। या लॉन्ग लेग्स वाली मेमोरी उसके दिमाग से किसी ने मिटा दी। ली उससे पूछती है तुम कौन हो? लॉन्ग लेग्स कहता है मैं दोस्तों का दोस्त हूँ। ली कहती है किसका दोस्त? तो लॉन्ग लेग्स कहता है वो दोस्त जो नीचे रहता है। क्या वो शैतान की बात कर रहा है? तभी ली उससे उसके साथी के बारे में पूछती है। तो लॉन्ग लेग्स कहता है बाइबिल के साथ एक अच्छी महिला फार्म हाउस के डोर से पर नॉक नॉक करती है और कहती है बधाई हो, आपको गिफ्ट देने के लिए चर्च ने चुना है। नीचे वाले दोस्त ने यही कहने को कहा है, तुम्हें पता है तुम्हारी जगह के लिए सबसे पहले मैंने एनी कैमरा को चुना था, फिर तुम मिली। तुम और तुम्हारा घर सबसे ज्यादा सफेद और चमकीला था। इस बात का मतलब था कि ली और उसकी मोम अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा दुखी थे। मेरा काम हो चुका है, मुझे अब जाना है। यह कहकर लॉन्ग लेग्स खुद के सिर को पटक पटक कर खुद को ही मार लेता है। ली देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। कार्टर ली पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है लॉन्ग लेग्स से पकड़ा गया और उसने खुद को मार लिया, और जब तुम उससे बात कर रही थी ना, तब एनी केरी कैमरा ने अस्पताल के छत से कूद कर अपनी जान दे दी, और एनी के मौत के साथ 13 तारीख का ट्रायंगल भी पूरा हो जाता है। ली उसका कोई साथी नहीं है और आपसे ये केस यहीं खत्म होता है। ये कहकर कार्टर वहाँ से चला जाता है। वैसे आज तारीख 13 है। ब्राउनिंग ली को लेकर उसके मोम के घर आती है। ली को लगने लगा कि उसकी मोम ही लॉन्ग लेग्स की साथी है। ब्राउनिंग कार में है और ली अपनी मोम से बात करने आती है। वो घर में आती है, पर घर में तो उसकी मोम नहीं है। मोम जी तो ब्राउनिंग की कार के पीछे है। तभी ब्राउनिंग की नजर कंबल से ढकी हुई कार पर जाती है। इधर मोम ब्राउनिंग पर गन तान देती है। गोली की आवाज ली सुनती है। मोम ब्राउनिंग को मार देती है। ये देखकर ली के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी मोम के पास आने लगती है। उसकी मोम ने एक गुड़िया पर गन तानी हुई है जो कि 9 साल की ली की तरह दिखती है, यानी कि लॉन्ग लेग्स ने ली की भी गुड़िया बनाई थी। ली कहती है मोम पोबले मर चुका है। तो मोम कहती है अब तुम भी आजाद हो। वे कहकर उस गुड़िया का सिर गन से उड़ा देती है, और तभी हमें ली के सिर के पीछे से काला धुआं उड़ता हुआ दिखाया जाता है, और ली उस गुड़िया को देखते हुए बेहोश हो जाती है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लॉन्ग लेग्स ली के पास आता है। लॉन्ग लेग्स ली को अपना साथी बनाना चाहता था, पर मोम इसके लिए मना कर देती है। तो लॉन्ग लेग्स मोम को टॉर्चर करने लगता है। तो मोम अपनी डॉटर को बचाने के लिए खुद को ऑफर करती है। वो कहती है मैं तुम्हारी साथी बनूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरी डॉटर को एक नॉर्मल जिंदगी जीने देना होगा। पर लॉन्ग लेग्स ली की भी एक गुड़िया बनाता है ताकि वो वही बातें याद रख सके, सुन सके और देख सके जो लॉन्ग लेग्स से चाहता है। मोम का काम होता था लॉन्ग लेग्स की बनाई की गुड़िया को परिवार तक पहुंचाना। फिर बाकी का काम वो गुड़िया करती थी। जैसे ही परिवार उस गुड़िया को देखता तो शैतान उन पर हावी हो जाता। फिर परिवार वही काम करता है जो शैतान चाहता है। मोम उन हत्याओं को देखती है ताकि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। 11 परिवारों की हत्याएं हुई, जिसमें से केवल कैमरा परिवार फार्म हाउस की गुड़िया ही मिली। बाकी की 10 गुड़िया कहाँ गई? इसका सिंपल सा उत्तर है फादर अपने परिवार को मारने के बाद उस गुड़िया को कहीं छिपा देता होगा, जैसे कैमरा परिवार के फादर ने किया। और कैमरा परिवार की गुड़िया भी इसीलिए मिली क्योंकि लॉन्ग लेग्स ऐसा चाहता था। ली होश में आती है। उसे फोन की रिंग लगातार सुनाई दे रही है। आपको पता है लॉन्ग लेग्स कहाँ रहता था? ली के मोम के घर में, यानी कि मोम के घर में बैठा था और ली उसे पूरे शहर में ढूंढ रही थी। है ना अजीब बात। खैर ली फोन अटेंड करती है। फोन पर कोई बोलता है कि आप रूबी के बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो गए। ली एक कार के पास आती है। पता है कार वही है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। ली के सामने ही सब कुछ हो रहा था, पर ली देख नहीं पा रही थी या उसे देखने नहीं दिया जा रहा था। ली अपना गुस्सा भी दिखाती है। वो कार्टर के घर आ जाती है। यहाँ पर आप उसकी मोम की कार भी देख सकते हो। कार्टर ली को घर के अंदर ले जाता है। मोम अपना काम
काम कर चुकी है। रूबी को देखो। तभी कार्टर आना से कहता है, डार्लिंग क्या तुम मेरी मदद करने के लिए किचन में चलोगी? और वो दोनों किचन में चले जाते हैं। मोम शुरू में काम ली के लिए कर रही थी, पर अब मोम पर शैतान हावी हो चुका है। उसकी भी हालत वैसी ही है जैसी इस वक्त रूबी और उसके माता पिता की है। वो पूरी तरह से शैतान के वश में है और अब वो वही करेगी जो शैतान उससे कहेगा। इधर कार्टर आना को मार कर रूबी को मारने आता है, पर ली उसे बंदूक से शूट कर देती है। अब मोम रूबी को मारना चाहती है क्योंकि शैतान ऐसा चाहता है और ली को ना चाहते हुए भी अपनी मोम को मारना पड़ता है। ली रूबी को अपने साथ कर लेती है। वो उस गुड़िया का सिर उड़ाना चाहती है, पर उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी है। ये ली का बर्थडे गिफ्ट था लॉन्ग लेग्स की तरफ से, और लॉन्ग लेग्स के हंसते हुए चेहरे के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप हिप्नोटिज्म कंसेप्ट इस मूवी में फिट करने की कोशिश करोगे तो फिट नहीं होगा, क्योंकि हिप्नोटिज्म में किसी व्यक्ति को पहले हिप्नोटाइज किया जाता है, फिर उससे कोई काम कराया जाता है। पर इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हिप्नोटिज्म होता भी ना तो 1-2 फैमिली पर होता, ना कि पूरी 12 फैमिलीज पर। आप मान सकते हो कि लॉन्ग लेग्स को कोई काला जादू आता होगा या उसके पास कोई शैतानी ताकत थी जिसके बदौलत वो सब कर पाया। और हाँ, हम इस मूवी के एक सीन में काले धुएं से बना हुआ एक शैतान भी दिखाया जाता है, जो कि ये रहा। ली ने लॉन्ग लेग्स को नहीं पकड़ा बल्कि खुद लॉन्ग लेग्स ली के हाथों पकड़ाया। ली को जितनी भी लीड से मिली ना, वो सारी के सारी लीड से लॉन्ग लेग से नहीं उसके लिए छोड़ी थी। एक्चुअली फिनिक्स का मरना और उसके बाद कार्टर और ब्राउनिंग की टीम में ली का आना, ये सब लॉन्ग लेग्स का प्लान था। और जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो खुद को मार देता है। और हाँ, लॉन्ग लेग्स गुड़िया के जरिए ली को कंट्रोल करता था कि उसे क्या देखना और क्या नहीं। इसीलिए ली को बार बार लगता था कि उस पर कोई नजर रखा हुआ है।